कहाँ थी तुम? 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ। मायके पहुंचकर बौरा जाती हो। बड़ी देर के बाद जब मोनी ने फोन रिसीव किया तो मीत बरस पड़ा। अरे वाह, मोबाइल इधर उधर रहता है तो रिंग सुनाई ही नहीं पड़ी। सुबह ही तो बात हुई थी तुमसे। अच्छा क्या हुआ, किस लिए फोन किया? कोई खास बात? मोनी ने उसकी झल्लाहट पर कोई विशेष ध्यान न देते हुए कहा। मतलब अब तुमसे बात करने के लिए कोई खास बात होनी चाहिए मेरे पास। क्यों, ऐसे मैं बात नहीं कर सकता? तुम्हारा और बच्चों का हाल जानने का हक नहीं है क्या मुझे? हाँ, अब नाना मामा का ज्यादा हक हो गया होगा। मीत मोनी के सपाट उत्तर से और चिढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी गलती मानते हुए विनम्रता से बात करेगी। उधर मोनी का भी सब्र तुरंत टूट गया। बोली, तुमने लड़ने के लिए फोन किया है तो मुझे फालतू की कोई बात नहीं करनी है। एक तो वैसे ही यहाँ कितनी भीड़ है और ऊपर से मान्या की तबीयत। कहते कहते उसने अपनी जीभ काट ली। क्या हुआ मान्या को? तुमसे बच्चे नहीं संभलते तो ले क्यों जाती हो? अपने भाई बहनों के साथ मगन हो गई होगी। ऐसा है, कल का ही तत्काल का टिकट बुक करा रहा हूँ तुम्हारा। वापस आ जाओ तुम। मायके जाकर बहुत पर निकल आते हैं तुम्हारे। मेरी बेटी की तबीयत खराब है और तुम वहाँ सैरसपाटा कर रही हो। नालायकी की हद है। लापरवाह हो तुम। हालचाल लेने को किया गया फोन अब गृह युद्ध में बदल रहा था। मीत अपना आपा खो बैठा था। जरा सा बुखार हुआ है उसे, अब वह ठीक है। और सुनो, मुझे धमकी मत दो। मैं 10 दिन के लिए आई हूँ। पूरे 10 दिन रहकर ही आऊंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे मायके आने से सांप लौटने लगा है तुम्हारे सीने पर। अभी तुम्हारे गांव जाती जहाँ 12 से 12 घंटे लाइट नहीं आती। बच्चे वहाँ बीमार होते तो तुम्हें कुछ नहीं होता। पूरा साल तुम्हारी चाकरी करने के बाद 10 दिन को मायके क्या आ जाऊं? तुम्हारी यही नौटंकी हर बार शुरू हो जाती है। मोनी भी बिफर गई। उसकी आवाज भर्रा गई पर वह अपने मोर्चे पर डटी रही। अच्छा, मैं नौटंकी कर रहा हूँ। बहुत शाह मिल रही है तुम्हें वहाँ। अब तुम वही रहो। कोई जरूरत नहीं वापस आने की। 10 दिन नहीं, अब पूरा साल रहो। खबरदार जो वापस आई। गुस्से से चीखते हुए मीत ने उसकी बात आगे सुने बिना ही फोन काट दिया। मोनी ने भी मोबाइल पटक दिया और सोफे पर बैठकर रोने लगी। उसकी माँ पास बैठी सब सुन रही थी। वे बोली, बेटी, वह हालचाल पूछने के लिए फोन कर रहा था। देर से फोन उठाने पर अगर नाराज हो रहा था तो तुम्हें प्यार से उसे हैंडल करना था। खैर चलो, अब रो नहीं। कल सुबह तक उसका भी गुस्सा उतर जाएगा। मोनी अपना मुंह छिपाए रोते हुए बोली, मम्मी, सिर्फ 10 दिन के लिए आई हूँ। जरा सी मेरी खुशी देखी नहीं जाती इनसे। पतियों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमें मिस करेंगे, हमारे बिना काम भी नहीं चलेगा, तब प्यार जताने के बदले, हमारी कदर करने के बदले हम ही पर झलाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, हमसे जुड़ी हर चीज से बैर पाल लेंगे। यह क्या तरीका है जिंदगी जीने का? बेटी, ये पुरुष होते ही ऐसे हैं। ये बीवी से प्यार तो करते हैं पर उससे भी ज्यादा अधिकार जमाते हैं। बीवी के मायके जाने पर इनको लगता है कि इनका अधिकार कुछ कम हो रहा है तो अपने आप अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। ऐसी झल्लाहट में जब बीवी जरा सा कुछ उल्टा बोल दे तो इनके आह पर चोट लग जाती है और बेबात का झगड़ा होने लगता है। तेरे पापा का भी यही हाल रहता था। माँ ने मोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया। पर मम्मी, औरत को 2 भागों में आखिर बांटते ही क्यों है ये पुरुष? मैं पूरी ससुराल की भी हूँ और मायके की भी। मायके में आते ही ससुराल की उपेक्षा का आरोप क्यों लगता है हम पर? यह 2 जगह का होने का भार हमें ही क्यों ढोना पड़ता है? मोनी ने मानो यह प्रश्न माँ से ही नहीं
बल्कि सबसे किया हो। माँ उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराते हुए बोली, इनके यहाँ और ससुराल में 36 का आंकड़ा रहता ही है। मोनी, मैंने कहा न कि पुरुष होते ही ऐसे हैं। यह इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और पुरुष का काम ही है स्त्री को 2 भागों में बांट देना, जिनमें एक हिस्सा मायके का और दूसरा ससुराल का बनता है। जैसे 2 अर्ध गोलाकार से एक गोलाकार पूरा होता है, वैसे ही एक औरत भी इन 2 हिस्सों से पूर्ण होती है। मोनी मूक बनी सब सुन रही थी, कुछ समझ रही थी और कुछ नहीं समझने की कोशिश कर रही थी। शायद यही औरत का सच है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।